हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटिका प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा ये अभ्यास सत्र है ना, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि आज के इस गहन अध्ययन में हम राज्य शासन की पूरी मशीनरी को डिकोड करेंगे। मतलब सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे जनता ने सीधे वोट नहीं दिया, वो भारी बहुमत वाले मुख्यमंत्री को भी पद से हटा सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अलोकतांत्रिक लगता है, लेकिन यही हमारे संविधान की पेचीदा सच्चाई है। तैयारी करने वाले छात्रों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हर नियम के पीछे एक चेक और बैलेंस रखा गया है। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम राज्य को एक कंपनी मान लें तो एक बोर्ड अध्यक्ष होता है और एक सीईओ। तो सवाल नंबर 1, संविधान का कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 153, और इसका स्पष्टीकरण ये है कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों के शासन से ही संबंधित है। अच्छा, तो भाग 6 एक तरह से राज्यों का पूरा मैनुअल हो गया। अब हमारा सीईओ, मेरा मतलब है मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति कैसे होती है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही ये पद सौंपता है। बिल्कुल, तो जनता का फैसला सर्वोपरि है। अच्छा, विधानसभा में तो चुने हुए लोग जाते हैं, पर हमारा तीसरा सवाल विधान परिषद से है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये संख्या कुल सदस्यों का 1/6 होती है। अनुच्छेद 17 के तहत राज्यपाल साहित्य, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों से इन विशेषज्ञों का मनोनयन करता है। अरे वाह, मतलब राजनीति के शोर शराबे से अलग विशेषज्ञों की राय भी शामिल होती है। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों की बात करें तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? क्या ये 1000 तक जा सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सही उत्तर 500 है। अनुच्छेद 170 के अनुसार अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य ही हो सकते हैं। हाँ, वरना तो सदन में भीड़ हो जाएगी और कोई काम ही नहीं हो पाएगा। सही बात है। चलिए अब 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर राज्यपाल राज्य का प्रमुख है तो वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राज्यपाल अपना त्यागपत्र सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक केंद्र की इच्छा है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं छठे प्रश्न पर। पहले तो बहुत सारे विधायक मंत्री बन जाते थे, तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी तय की गई है? इस पर बहुत सख्त ब्रेक लगाया गया है। ये सीमा 15% तय की गई है। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा फिल्टर है, सबको लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिल सकती। चलिए 7वें सवाल पर आते हैं। अगर सत्र नहीं चल रहा और अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। स्पष्टीकरण ये है कि इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है और सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। मतलब ये कोई पक्का कानून नहीं है, बाद में सदन से पास कराना ही होगा। ठीक है। अब 8वें प्रश्न की बात करें तो क्या सभी राज्यों में 2 सदन होते हैं? द्विसदनीय विधानमंडल वाले कितने राज्य हैं? इसका सही उत्तर है 6 राज्य। वर्तमान में केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही द्विसदनीय व्यवस्था है। सिर्फ 6 राज्यों में, मतलब बाकी सब जगह एक ही सदन है, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। अब 9वां प्रश्न बहुत ही बुनियादी है। पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(2) के तहत ये उत्तरदायित्व एकदम स्पष्ट रूप से निर्धारित है। एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा हमारा 10वां प्रश्न। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों निचले सदनों के लिए 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। 25 साल की उम्र में कमान संभालना काफी अच्छी बात है। चलिए अब 11वें प्रश्न पर चलते हैं। विधान परिषद के सृजन या उत्सादन का अधिकार किसे है? क्या राज्य खुद कर सकते हैं?
नहीं, यह अधिकार केवल संसद को है। अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तब संसद ऐसा करती है। अच्छा, मतलब पैसा राज्य का खर्च होगा पर अंतिम मुहर केंद्र की लगेगी। संतुलन बहुत जरूरी है। अब 12वां प्रश्न, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 159 में इस शपथ ग्रहण का प्रावधान स्पष्ट रूप से दिया गया है। न्यायपालिका शपथ दिला रही है, बहुत दिलचस्प। शक्तियों का कोई टकराव नहीं। अब 13वें प्रश्न की बात करते हैं। सदन की बैठक को लेकर नियम क्या है? 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ये अंतराल अधिकतम 6 महीने का हो सकता है। नियम ये है कि 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। हर 6 महीने में सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। अब 14वें प्रश्न पर आते हैं, जो काफी चर्चा में रहता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति में क्या क्या आता है? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, विधेयक सुरक्षित रखना और त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब राज्यपाल सिर्फ मूक दर्शक नहीं है। सही है। अब 15वां प्रश्न, राज्य सरकार का वकील यानी महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति होती है और योग्यता हाईकोर्ट के जज के समान होनी चाहिए। सरकार बदलती है तो अमूमन वकील भी बदल जाता है। अब हम 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा स्वयं अपने बीच से किया जाता है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। सदन अपना रेफरी खुद चुनता है। चलिए 17वें प्रश्न पर आते हैं। अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे तो उसकी पूरी मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री मुख्य धुरी है, उसके बिना कैबिनेट अस्तित्व में नहीं रह सकती। कप्तान गया तो टीम भी गई। बिल्कुल। अब 18वां प्रश्न एक ऐसे सदन के बारे में है जो कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब 19वें प्रश्न में हम एक असत्य कथन ढूंढेंगे। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह कथन पूर्णतः असत्य है कि वह मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत वह सजा कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड माफ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। फांसी की सजा राज्य के स्तर पर माफ नहीं हो सकती, साफ बात है। अब 20वां प्रश्न पैसों से जुड़ा है। धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता? धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 198 के तहत इसे केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है, क्योंकि वहां सीधे चुनी हुई जनता के प्रतिनिधि हैं। अब 21वें प्रश्न पर आते हैं। महाधिवक्ता को सदन में क्या अधिकार मिले हुए हैं? उन्हें विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने और समिति का सदस्य बनने, यानी ए और बी दोनों का अधिकार है। हालांकि अनुच्छेद 177 के तहत उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। बहस कर सकते हैं पर वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। अब 22वां प्रश्न राज्य की आकस्मिकता निधि, जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, उस पर किसका नियंत्रण होता है? इस निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है। अनुच्छेद 267(2) के तहत आपातकालीन और अप्रत्याशित खर्चों के लिए इसका उपयोग होता है। विपत्ति के समय बजट का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब 23वां प्रश्न एक दिलचस्प स्थिति है। सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? इसका सही उत्तर है 6 महीने। 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा उनका पद रिक्त हो जाएगा। मतलब आप बाहरी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, पर 6 महीने में चुनाव जीतना ही होगा। चलिए 24वें प्रश्न पर आते हैं। विधानसभा को समय से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल समय से पूर्व विधानसभा भंग कर सकता है। और अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का मामला आ जाए, ये हमारा 25वां प्रश्न है, सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? यह निर्णय राज्यपाल करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर।
अनुच्छेद 192 के तहत ये निर्णय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होता है। चुनाव आयोग की सलाह से निष्पक्षता बनी रहती है। अब 26वें प्रश्न पर चलते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति किस रूप में की जाती है? यह नियुक्ति कुलाधिपति के रूप में होती है। राज्यपाल स्वयं राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यपाल की स्वतंत्र भूमिका है। अब 27वां प्रश्न बजट से है। अनुपूरक अनुदान की मांग कब की जाती है? यह मांग तब की जाती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत राशि अपर्याप्त हो जाए। वित्तीय वर्ष के मध्य में अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ने पर ऐसा होता है। राज्य का विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए। अब 28वां प्रश्न। विधानसभा के लिए तो उम्र 25 थी, पर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। उच्च सदन होने के कारण इसकी आयु सीमा विधानसभा से अधिक रखी गई है। इसे बड़ों का सदन भी कह सकते हैं। अब 29वां प्रश्न। राज्यपाल को प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अधिकार अनुच्छेद 167 में दिया गया है। यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को दे, ताकि संवैधानिक प्रमुख अंधेरे में न रहे। अब आज का हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न। क्या राज्य विधानमंडल में किसी गतिरोध पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है? नहीं, राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। उसके बाद विधानसभा का निर्णय अंतिम होता है। केंद्र और राज्य में यह बहुत बड़ा अंतर है। राज्य में विधानसभा हमेशा सर्वोपरि रहती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे इस अभ्यास सत्र के सभी 30 प्रश्न सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि छात्रों के लिए ये तीव्र पुनरावृत्ति बहुत काम आएगी। हाँ, बिल्कुल। परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ये राज्य प्रशासन के ढांचे को समझने का बेहतरीन तरीका था। सच कहूं तो अनुच्छेदों के पीछे की सोच को समझना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत उन्हें रटने के। सही कहा। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं एक बात पर सबका ध्यान खींचना चाहूंगा। आज हमने देखा कि राज्यपाल के पास राज्य चलाने की बहुत सी चाबियां हैं। बिल्कुल, अध्यादेश हो या विवेकाधीन शक्तियां। हाँ, लेकिन एक सोचने वाली बात है जिस पर आगे खोज की जा सकती है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और एक केंद्र द्वारा मनोनीत राज्यपाल के बीच जब विवेकाधीन शक्तियों को लेकर मतभेद होता है तो लोकतंत्र का संतुलन कैसे बना रहता है? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, जो संविधान के हर छात्र को खुद से पूछना चाहिए। तो आज के इस अभ्यास सत्र में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।